नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार के कई मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों पर हमलावर हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का कहना है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो गई है जो कांग्रेस की सरकार बनती देख पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दरबार में हाजिरी देने पहुंचे थे। इसी तरह खुद को दबंग दिखाने के लिए गब्बर कहलाने वाले मंत्री अनिल विज का कहना है कि जब चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ उनका विरोध कर रही थी तब अंबाला के डीसी नदारद थे। ना उन्होंने कोई सुनवाई की और ना ही कार्रवाई। विज का यह भी कहना है कि उस दिन उनकी हत्या हो सकती थी। बड़ा गंभीर आरोप जिला प्रशासन यानी सीधे सीधे डीसी पर है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी गुड़गांव के अधिकारियों को भ्रष्टाचार और लूट खसोट बंद करने की चेतावनी दी थी और बाकायदा बंद कमरे में अधिकारियों की क्लास भी ली। एक और मंत्री महिपाल ढांडा भी अधिकारियों पर हमलावर दिखे। यहां तक कि हारने वाले बीजेपी के नेता भी अधिकारियों को मेवात भिजवाने की धमकी दे रहे हैं। चुने हुए नुमाइंदों के प्रशासनिक अधिकारियों से खफा होने के क्या कारण है? सरकार और प्रशासन के बीच बढ़ते अविश्वास के परिणाम क्या हो सकते हैं? उसका खामियाजा अंततः किसे उठाना पड़ेगा? इन तमाम सवालों पर मंथन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित और प्रदीप डबास। आप दोनों साथियों का 8 PM इंडिया के मंच पर स्वागत है। पंडित जी, आपने सरकार और प्रशासन को काफी करीब से देखा है और क्या हरियाणा में पहले भी कभी ऐसी स्थिति आई है कि चुनी हुई सरकार के मंत्री सीधे सीधे अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हों? चुनाव के दौरान विरोधी पार्टी के नेताओं से मिलने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हों? इस मामले में राज्य सरकार क्या प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कानून क्या कार्रवाई कर सकती है? नियम क्या कहता है? पंडित जी। देखो, ऐसा है, जब ये मंत्री अपने प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, ये भूल जाते हैं इनकी पिछली सरकार भी बीजेपी की थी। ये अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं ये इन्होंने खुलासा करना चाहिए, नंबर 1। फिर प्रशासन को और धमकाना का तरीके कई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चूल्हे कस दूंगा, इसका उससे पहले श्रीमान मनोहर लाल खट्टर भी कह चुके। अब हमें पता है कुछ अधिकारी दूसरों के खुट्टे से बंधे हैं। अब राव नरवीर सिंह कह रहे हैं ये भ्रष्ट प्रशासन है, लूट खाया तुमने। इसमें पिछली सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उन्हें आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए बीजेपी की सरकार थी और वो भी बीजेपी सरकार में ही मंत्री बने। चाहे कृष्ण पवार कुछ कहे या अनिल विज कुछ भी कहे, अनिल विज को याद रखना चाहिए जब वो बस अड्डे पे गए तो विधायक तो पिछली बार भी थे, वो कोई शिकायत की उन्होंने? कुछ नहीं। कुर्सी पे बैठे उनको शिकायत होने लगी, अवैध दुकानें खुल गई, वो बंद कर दो, सस्पेंड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भाई, आप यहाँ के इस इलाके के विधायक भी थे, ये भी याद रखो। चौथी चीज ये है, मुख्यमंत्री अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का। मैं इसको जब अच्छा लगता, भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोगों को पकड़ते, सबूत के साथ जनता के सामने पेश करते। अब धमकाने से क्या बात होती है? धमकाने के तो अर्थ होते हैं, या तो मेरी बात मान लो, मेरी सत मान लो, नहीं तो मैं बख्शूंगा नहीं। तो ये मंत्री जी आंख दिखा रहे हैं केवल अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, या ये मंत्री ईमानदार हैं, सच्ची? वो उन मंत्रियों को समय बताएगा। मुझे तो अब तक लगता है सरकार में दिखावा मात्र है, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे कोई और है, सभी इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि सरकार केवल दिखावा कर रही है कि वो अधिकारियों के दबाव में आने वाली नहीं है।
हाँ यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखो, सरकार का ये दावा तो ठीक है, हक उनकी मुट्ठी जी में है, लेकिन तरीके दो हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जी प्रशासन से सख्ती और भाईचारे से काम लिया जा सकता है, आंख दिखा के आप काम नहीं ले सकते। जी आपकी नीतियों का पालन कौन करेगा? नीचे के प्रशासन को तो आप धमकाते हो, काम से रोकते हो। अच्छा, आरोप भी उसी पर लगेंगे जो काम करेगा। जी तो वो सारी चीजें हैं, ये भी देखने की बात है। ये मंत्री अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं आंख दिखा के, अब वास्तव में वो ईमानदार हैं, ये देखने ये की बात है। कीमत बढ़ती है पंडित जी। मंत्री तो मंत्री है, बतेरी कीमत हो जाती है। विधायक से मंत्री बन गए, विधायक चुने गए, मंत्री बन गए, बहुत कीमत हो गई। ये दूसरी कीमत किस तरीके से बढ़ती ऐसा है कि जब है? जी सरकार में चारों तरफ से खाने वाले इकट्ठे हो जाएं, तो वो कहें ले लो ले लो ले लो। आपने देखा होगा, चौटाला साहब ने प्रशासन चलाया, ज्यादा खींच दिया, कि और माल कौन एमएलए में ये खाए, बात होने लगी। माल एमएलए ने कौन कहना शुरू कर खाए दिया, झगड़ा है ना। बापू बेटा खा रहे हैं। जी फिर उन्होंने चुनाव के नजदीक छूट दे दी, तो वो लग गए खाने। आखिरी में सरकार सारी सारी डूब गई। तो ये पॉजिटिव तरीका भी है, अधिकारियों को जी समझाएं, भाई तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जिम्मेवारी है, ठीक ठाक काम जी करो, नहीं करोगे तो हम रगड़ा लगाएंगे। और एक आधे को टांग भी देना चाहिए। जब पंडित जी, मैं मुख्यमंत्री फिर कहेगा आता हूँ चूल्हे आपके कस दो, पास। कस तो दे। एक एक प्रतिक्रिया प्रदीप दबाज से ले लेते हैं। हाँ दबाज जी हमारे पुराने साथी हैं और कई चैनलों के संपादक भी रहे हैं। मैं दबाज जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दबाज, अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता का सीधे सीधे डीसी पर चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप है। आप क्या कहेंगे? चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने अनिल विज का विरोध किया था। प्रदीप जी, सबसे पहले तो 8 पीएम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर, आपको बहुत नमस्कार। बड़ा कुछ सीखा है आपसे जीवन में, आपके साथ रह के काम करके बहुत कुछ सीखा। चीजें अनिल विज या किसी मंत्री के कहने भर से नहीं होती सर। चीजें जब शासन और प्रशासन, देखिए, प्रदेश के लोग जब किसी सरकार को चुनते हैं तो उनका एक उम्मीद होती है उनकी कि जो ये सरकार हमने चुनी है, ये शासन जो हमने चुना चुना है, ये प्रशासन के साथ मिलकर अलग अलग नीतियां बनाएगा, और नीतियां बनाने का काम शासन का है और उसको क्रियान्वित करने का काम प्रशासन का है। तो यहाँ पे दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोऑर्डिनेशन का अगर विषय आता है तो मुझे लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है इस समय, जो तीसरी बार कह रहे हैं कि चुन के आई है लगातार, वो खुद में आप देखिए, मैं थोड़ा सा विषय से अलग हट के बात करूंगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन के विषय में ही बात है कि जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे। वो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाता है, इसको मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। उसके बावजूद हुआ ये कि मोहनलाल बड़ौली दिन में ये कहते हैं कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन का विषय तो यही समझ में आ जाता है कि अगर सरकार और संगठन के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं था तो शासन और प्रशासन के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी विषय को अगर हम इस तरह समझने की कोशिश करें कि क्या सारा प्रशासन डंडे की जोर पे ही चलाया जाएगा, क्या आंखें दिखा के ही प्रशासन से काम लिया जाएगा, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो प्रदेश की आम जनता को होगा, जिसने तीसरी बार चुन के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भेजा है। यहाँ विषय अविश्वास का आ गया है, यहाँ भरोसे का विषय आ गया है। सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही है, उसको अपने अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। ये माना जा सकता है कि कुछ अधिकारी मिलने के लिए गए होंगे, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। अधिकारी जब देखिए, ये मौसम वैज्ञानिक होते हैं और मौसम वैज्ञानिक अधिकारी भी होते हैं,
और मौसम वैज्ञानिक नेता भी होते हैं। जब जब हवाएं बदलने लगती हैं तो नेता भी पाला बदलते हैं। इसी तरह जब हवाएं बदलती हुई दिखती है तो अधिकारी भी, जब जो सरकार आते हुए दिखती है, वहां पहले हाजिरी बजाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ इसमें सभी अधिकारियों को नहीं लपेटा जा सकता। इसमें कुछ ही अधिकारी होते हैं जिनको हर समय, देखिए एक शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जो राज के साथ बंधे रहते हैं। उनको उनको हर हालत में वो पोजीशन, वो पोस्टें चाहिए होती है जहां पे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो उसको आम भाषा में मलाईदार पोस्टें भी कहा जाता है। ऐसे लोग गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप उनको खींच दीजिए। लेकिन जब आप ये बयान सार्वजनिक तौर पे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे प्रशासन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ अविश्वास की और भरोसे की स्थिति को जो है उत्पन्न करता है। धर्मपाल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जब सरकार 2014 में सत्ता में आई थी और मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लेके अब 2024 का तीसरा चुनाव इन्होंने जीता है। एक बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की ओर से दिया गया। वो ये कहते थे कि हमने खर्ची पर्ची खत्म कर दी और जिस तरह पहले भर्तियां होती थी सिफारिशों पे, खर्चियों पे, पर्चियों पे, वो हमने बंद कर दिया। इसका अर्थ मैं बार बार बीजेपी के नेताओं से जानने की कोशिश करता हूं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले जितने कर्मचारी सरकारी नौकरियों पे लगे हैं, क्या वो सारे के सारे खर्ची पर्ची पे लगे हैं, या उसमें से कुछ फीसदी है? उनकी उनकी निष्ठाएं किधर है? अगर आप 10 साल में भी ये सब कुछ नहीं जान पाए हैं और जो खर्ची पर्ची पे लगे हुए हैं उनको उनको चिन्हित नहीं कर पाए हैं, तो ये आपको कहने का अधिकार नहीं है कि सब जो पहले खर्ची पर्ची पे लगते थे। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे कर्मचारी वर्ग को इन्होंने एक एक उसमें ले लिया है कि ये सारे के सारे खर्ची पर्ची पे लगे हुए। ये अविश्वास की बात है। और जब छोटी सी एक मेरी भी जिज्ञासा है कि जी बीजेपी पिछले 10 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा कर, उसमें मन मैं कहूंगा कि एचपीएस एचसीएस अधिकारी से लेके और चपरासी तक, यानी 4th क्लास तक सब शामिल। तो क्या वो भी बीजेपी के साथ नहीं रहे? क्या वो भी भूपेंद्र हुड्डा के यहाँ हाजिरी देने चले गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 10 साल में इन्होंने बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी भर्ती किए। और जो अगर मुझसे बात की जाए कि कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी भूपेंद्र हुड्डा के यहाँ हाजिरी देने गया, तो मैं बता सकता हूं कि जो इनके टाइम में भर्ती हुए अधिकारी, कर्मचारियों की गिनती तो छोड़ दी, जो इनके टाइम में भर्ती हुए अधिकारी हैं वो ज्यादा हाजिरी देने भूपेंद्र हुड्डा के दरबार में गए, बिल्कुल गए होंगे, बिल्कुल उनको अपनी नौकरी भय है जी। और मैं इशारा करूंगा उस पब्लिक रिलेशन विभाग की तरफ जिसमें बहुत सारे अधिकारी पिछले 10 साल में भर्ती किए गए और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए वहां भूपेंद्र हुड्डा के दरबार में हाजिरी दी। मैं आईएएस अधिकारियों का तो ये सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ज्यादा से ज्यादा जी ट्रांसफर कर इनके हाथ में नहीं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि क्या बीजेपी ने इतने वफादार लोग भर्ती किए थे? आप सरकारी कर्मचारी भर्ती करते हैं या पार्टी कार्यकर्ता? ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हो सकता है किसी भी, और सरकारी पार्टी कार्यकर्ता को आप सरकारी कर्मचारी बना देंगे तो भी उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए जब दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो वहां हाजिरी देनी होगी। ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए। अब मैं पंडित जी के पास आता हूँ। पंडित जी, राव नरवीर सिंह जिस तरह गुड़गांव के अधिकारियों को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद कर दे, इसका अभिप्राय क्या है? आप बता भी चुके हैं। क्या कैबिनेट मंत्री अपनी ही पार्टी की 10 साल रही सरकार को
कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे? सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी जब वो आरोप लगाने के तरफ थे, मेरा एक चीज और कहनी थी। अब जी गुड़गामा से राव नरवीर जी पाक साफ होकर बड़ी खुली बात कर जी रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है, राव इंद्रजीत ने अपने केंद्रीय मंत्री के लेटर पैड पे जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जी और गुरुग्राम नगर निगम में 130 करोड़ रुपए के घपले का जिक्र किया और उसकी जी सीबीआई जी से इंक्वायरी करने की मांग भी की। सरकार भी चुप, राव नरवीर भी चुप। भाई भ्रष्टाचार को जब तुम्हारे सामने कोई मामला आता है उसको दिखाएं कार्रवाई करके। मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे उस चिट्ठी पे। नरवीर जी कह रहे मुझे पता ही नहीं। भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, सबूत आए कहीं तो लड़ो प्रशासन को। बिना सबूत के तो आप कह सकते हो सारा प्रशासन करप्ट है, लेकिन आपकी नीयत को जब देखा जाएगा, जब वो चिट्ठी राव इंद्रजीत की केंद्रीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को लिखी है, अब ये खुला जी भ्रष्टाचार है, काम ही नहीं हुआ, पैसे दे दिए गए उनको, पार्टी को। जब नगर निगम के कर्मचारियों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सारे ऑब्जेक्शन लगा के भेजे थे, लेकिन जी उस समय की सरकार ने कहा कि उनको पेमेंट करो, और सरकार के डंडे के सहारे वो पेमेंट की गई। लेकिन ये सबने पता था कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। जी तो भ्रष्टाचार को पहले ढकाओगे ढक्कन से, फिर कहोगे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो कैसे काम चले? तो मेरा ये नहीं, कहना है नंबर राव वन नरवीर क्या से, है कि ये मंत्री आप ईमानदार है अगर वो नियत राव में, इंद्रजीत है, वो क्या चाहते तो हैं? राव इंद्र जी की चिट्ठी पे कार्रवाई करके दिखाओ। राव इंद्रजीत की मैं राव नरवीर की बात कर रहा हूँ, वो क्या चाहते हैं? राव इंद्रजीत इस पचड़े में नहीं पड़ते। मैं नरवीर की बात कर रहा हूँ, नरवीर क्या चाहते हैं? जो कैबिनेट मंत्री है, नवनिर्वाचित है और नवनियुक्त है, क्योंकि मंत्री निर्वाचन नहीं होता, विधायक का निर्वाचन होता है। जी पंडित जी। मैं ये कह रहा हूँ, राव साहब ने एक मुद्दा उठा दिया, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के ओपन कर दिया चिट्ठी को, सबके पास चिट्ठी है। वो जो खुला भ्रष्टाचार है जो उन्होंने, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करवा रहे? प्रशासन में राव नरवीर जी पुराने मंत्री हैं, उनका दबंग होने का भी उन्हें दबंग कहा जाता है। तो अब दिखाएं, अभी ये चिट्ठी बेकार है, एक तो आप दोनों की कटुता मिट जाएगी, दूसरे ये कि जनहित में आप मिलकर काम करेंगे, ये मैसेज जाएगा समाज को। तो कहीं तो शुरुआत करें वो। मुझे लगता नहीं वो इस बारे में सीरियस है। प्रेस वर्जन आ लिया, वो खत्म। यानी पुल पानी के नीचे से ही जाएगा, पानी पुल के नीचे से ही जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना आप, कि पानी को पुल के नीचे से ही जाना होगा, ऊपर से नहीं जाएगा, ओवरफ्लो होके नहीं जाएगा। खैर पंडित जी, मैं आता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप, सरकार के मंत्रियों की एकजुट प्रशासनिक अधिकारियों पर हमलावर होने के पीछे मंशा क्या है? क्या वो वास्तव में जनता की भलाई चाहते हैं, अधिकारियों की नकेल कसना चाहते हैं, या फिर खौफ का माहौल बनाकर अधिकारियों से मन मुताबिक काम लेना चाहते हैं? प्रदीप सर, इसमें तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक अधिकारियों को लेके जितनी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद और इनके कार्यकर्ता लगातार 10 साल से ये कहते आ रहे थे कि अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, और ये विषय नीचे से लेके ऊपर स्तर तक उठाया गया। उसके बाद ये भी तय हुआ कि जो है विधायक सीपीएस के लेवल का होता है, उसकी बात सुननी जरूरी होती है, अगर कोई नहीं सुनेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बावजूद अधिकारी, ऐसा नहीं है कि अधिकारी सुनते नहीं, लेकिन अधिकारी गलत चीज को कितना सुने, ये भी तो एक विषय हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी
सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री, सभी नेता जो है वो गलत कार्यों के लिए ही फोन करते होंगे। लेकिन अगर कोई काम ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि किसी अधिकारी को कोई दिक्कत कोई काम करने में हो सकती है। लेकिन ये भी संभावना अधिक है कि अधिकारियों को वो काम भी बताए जाते होंगे जो नहीं हो सकते, जो फिजिबल नहीं है, या फिर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या उनसे जबरदस्ती करवाने की कोशिश की जाती हो। तो ये जो मैंने बेइज्जती शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि हरियाणा में ये बात इतनी जबरदस्त तरीके से 10 साल में फैली कि अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुनते नहीं है। अब क्योंकि नई सरकार आई है, नया कुछ करके दिखाना है, और जब करके दिखाना है तो पहला टारगेट अफसरों को रख लो, उसके बाद कुछ और करो। ये जो जैसे पंडित जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अपनी ही सरकार पे जिस तरह से चीजें थोपी जाती है, मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि नायब सिंह सैनी ने जब 12 मार्च को बदला गया मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक नई चीज शुरू की थी। उन्होंने देर रात तक जो है वो सुनवाइयां करनी शुरू कर दी थी, और जो उनका घर है या आवास है जिसको कबीर कुटीर बोलते हैं, तो उसमें बताया गया कि रात 12-1 बजे तक भी लोग आते हैं और सुनवाई होती है। ये चीज शुरू होने के बाद भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ये पहले हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि वो पिछली सरकार जो 12 मार्च से पहले की जो सरकार थी और जिनके नेतृत्व में चल रही थी, सीधे तौर पे उन्होंने उन पे सवाल उठा दिए। ये सुझाव तो जिस अफसर ने नायब सिंह सैनी को दिया होगा, उसी अफसर ने जो है पिछले मुख्यमंत्री को भी दिया होगा। बात यह है कि जब अधिकारी सुझाव देते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट कितना अफसरों के सुझाव पे सरकार करती है, ये भी बड़ा सवाल है। कहने को कह दिया जाता है कि अधिकारी सुनते नहीं है। मुझे कम से कम ऐसा लगता है, इतने साल पत्रकारिता में फील्ड में रह के भी, और ये अधिकारी ना सुने इसका सवाल तो होता ही नहीं है। अधिकारी क्या ना सुने इसका सवाल होता है। अधिकारी को अगर ये कहा जाए कि भाई ये योजना है, इतने गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, अधिकारी उसको खुशी खुशी लागू कर देगा। लेकिन अगर अधिकारी को ये कहा जाए कि ये योजना है, ये 200 लोगों को मिलनी है, और 200 में से ये मेरी लिस्ट है 100 लोगों की, 100 तुम अपनी मर्जी से गरीब लोगों को बांट दो और 100 मेरे लोगों को दे दो, अधिकारी उसमें हिचकता है। फिर वो फोन उठाने बंद करता है। या फिर आटे में नमक तो फिर भी चल जाएगा, नमक में आटा कैसे चलेगा सर? अब आप अधिकारी को यह कहे कि 200 में से 250 मेरे लगा दो, संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे फिर चीजें जो है वो खराब होने लगती है। फिर कार्यकर्ता कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है। ये सिर्फ छवि साफ करने का जो आरोप इतने सालों में लगे हैं, उनको धोने का एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अधिकारी सबकी सुनते हैं, अधिकारियों का काम है अपना काम करना। अब किसी से कुछ ऐसा करवाने की कोशिश की जाएगी जो वो नहीं कर सकता, तो वो सुनवाई बंद कर देगा। प्रदीप, आपने बहुत तरीके से अपनी बात कही, अपनी बात रखी, और बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया। मैं पंडित जी की तरफ चलता हूँ। पंडित जी, विधायिका और कार्यपालिका सरकार के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। विधायिका का काम जनहित में योजनाएं बनाना है, और कार्यपालिका जिनमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, उनका काम योजनाओं को धरातल पर लागू करना है। दोनों में अच्छा समन्वय नहीं होगा तो वास्तव में नुकसान किसका होगा? देखो, प्रशासन में सुस्ती जब भी आएगी जब कार्यपालिका और विधायिका में तालमेल होगा, क्योंकि कानून बनाया गया, उसको लागू करना प्रशासन का काम है, प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। जी। वो अधिकारी टकराव की स्थिति रखेंगे तो रिजल्ट नहीं ले सकते। उन्हीं 150 अधिकारी 2-4 को बदल सकते हो, 150 को नहीं बदल सकते आप। तो आप 2-4 को देख लो, बदल दो, शिकायत हो तो, लेकिन सबसे और पॉजिटिव रुख अपनाओ, और जनहित में भाईचारे के नाम जो
आपकी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन केवल टकराव पैदा करना ये प्रशासन के हित का नहीं है और इसका लोगों का जन कल्याण भी नहीं हो सकता। तो मेरा ये अनुरोध है, विधायिका और कार्यपालिका में तालमेल होना चाहिए और जिस नीयत से वो कानून बनाया है उसका प्रैक्टिकल रूप दिखाई दे पब्लिक में। तो ये टकराव करने से नहीं मिलेगा, भाईचारा पॉजिटिव रहने से बहुत अच्छी मिलेगा। बात कही। अब तो ये समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए। प्रदीप जी से एक आखिरी सवाल। प्रदीप, सारी कवायद इसलिए तो नहीं की जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार पर अफसरशाही हावी रही थी। खट्टर साहब के चहेते अफसर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की सुनते ही नहीं थे। इस मामले में अनिल विज की तत्कालीन स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सोनिया खुल्लर से टकराव, आईपीएस अधिकारी संगीता कालिया और आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा से टकराव खूब चर्चित हुई। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ठीक है। अनिल विज जी के साथ तो जी 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 ये पंडित जी से था या मुझसे सवाल? जी, अनिल विज का ये सवाल मुझसे था या पंडित जी से? ये आपसे है और बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अनिल अनिल विज साहब का तो स्वभाव ये है कि वो जहां जाएंगे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो गब्बर की तरह काम करना चाहते हैं, मंत्री की तरह नहीं करना चाहते। इसमें बड़ा बेसिक सा अंतर है, उनको समझ लेना चाहिए कि गब्बर अलग चीज है और मंत्री अलग चीज होता है। मंत्री बहुत बहुत काबिल लोगों को कहा जाता है और गब्बर जिसको कहा जाता है वो सब जानते हैं गब्बर किसको कहा जाता है। ये अनिल विज साहब को समझ लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, देखिए, उदाहरण जो है वो शासन खुद तय करता है, खुद सेट करता है और उसके बाद प्रशासन उसका वो अनुसरण करता है। सीधी सी बात है, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान एक मंत्री पर जो है आरोप लगे थे, किसी महिला कोच ने आरोप लगाए थे, उसके बाद जो कार्रवाई उस मंत्री के खिलाफ तुरंत हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। वो तमाम चीजें मीडिया के बीच में आई, सब जानते हैं। उसका उसका उदाहरण, अगर वो काम और वो एक उदाहरण सेट किया जाता वहां पे कि हमारे प्रदेश में किसी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो पहले उसको अलग किया जाएगा वहां से, उसके बाद जो भी जांच में आएगा वो प्रभावी है, मंत्री भी है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। यह उदाहरण कार्रवाई हो सकती है। ये उदाहरण सेट किया जाना चाहिए था, लेकिन वो उदाहरण सेट उस मामले में मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो उदाहरण सेट ये किया कि भाई संदीप सिंह के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं करूंगा और उसका रिजाइन नहीं लूंगा, उसका इस्तीफा नहीं लूंगा। ये एक उदाहरण मनोहर लाल खट्टर उसका असर ये हुआ कि अधिकारियों के हौसले बढ़ जाते हैं। आज एक पुलिस अधिकारी पे जो है आरोप लगाया है किसी महिला पुलिसकर्मी ने, अब इस पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये जांच के बाद आना चाहिए, लेकिन फिलहाल उस अधिकारी को, जिस अधिकारी पे ये आरोप लगाए हैं, तुरंत उसको घर बिठाना चाहिए, वो कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, जांच शुरू कर देनी चाहिए। जांच में अगर वो ठीक ठाक है और उसने कुछ गलती नहीं की है तो वापस ड्यूटी ज्वाइन करे, नहीं तो उसको फिर घर बिठाए। लेकिन अगर ये उदाहरण सेट नहीं किए जाएंगे तो फिर इस तरह की चर्चाएं, इन विषयों पे चर्चाएं आगे भी होती रहेगी और इन चर्चाओं का नुकसान ये होगा कि प्रदेश की जो जनता जिसने अपना मत अधिकार से अपने पसंद की सरकार चुनी है, वो सरकार जो है वो उन कामों को कर नहीं पाएगी उन अधिकारियों के जरिए जिस पे ये सरकार भरोसा नहीं करती है। जी, आप दोनों साथियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्रियों के दबाव बनाने की प्रक्रिया और उसके कारणों की बाखूबी व्याख्या की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति नवनिर्वाचित मंत्रियों का हमलावर होना कई सवाल खड़े करता है। इनमें से ज्यादातर का जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना अवश्य है कि ये टकराव जनहित में नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका निवारण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मसले के साथ। नमस्कार।